दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के तीसरे चैप्टर में स्वागत है। लेकिन प्लीज़ आप लोग इस कहानी के तीसरे चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके दूसरे चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो कि हमारे दूसरे चैनल पर अपलोड है। लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ आप लोग लिंक पर टैप करके इस कहानी के दूसरे चैप्टर को ज़रूर सुन लीजिएगा, तभी आप लोगों को कहानी समझ में आएगी। और प्लीज़ आप लोग हमारे दूसरे चैनल पर भी हमें सपोर्ट करिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब तीसरा चैप्टर पढ़ना शुरू करती हूँ। निधि ने कार्तिक के सामने शादी की रात की सारी सच्चाई भले ही बयां कर दी थी, लेकिन अब भी उसका मन कसम में घिरा हुआ था। उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि कार्तिक जी उस रात के बारे में जानकर कैसा फील कर रहे होंगे। सब कुछ जानने के बाद आगे उनका क्या फैसला होगा? क्या वो मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगे? क्या मेरा ये रिश्ता जन्म जन्मांतर के बजाय कुछ दिनों का था, जो जुड़ने से पहले ही टूट गया? निधि को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर यशोदा जी उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहती हैं कि बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। वो जो भी फैसला लेगा सब 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 सोच समझ कर ही लेगा। तुम निश्चिंत रहो। एक बार जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो वो जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला है। कार्तिक ने आज तक कभी भी जीवन में किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाया है, और तुम तो उसकी जीवन संगिनी हो। इसीलिए वो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। हो सकता है जिस तरह से तुम दोनों का रिश्ता जोड़ा गया है, उसके लिए कुछ समय तुमसे नाराज़ रहे, लेकिन ये तो तुम जानती हो कि तुम्हारे रिश्ते की शुरुआत एक झूठ से हुई है। अब आगे तुम्हें भी अपने इस नाजुक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। कार्तिक बहुत ही इमोशनल है। उसके दिल को अगर किसी तरह की चोट पहुंचती है तो वो सामने वाले पे गुस्सा निकालने की बजाय खुद गुमसुम होकर अपने आप को ही तकलीफ़ पहुंचाता है। लेकिन ये सब मैं तुम्हें इसीलिए बता रही हूँ कि अब तुम उसकी अर्धांगिनी बन चुकी हो, और ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम्हारी वजह से उसे जो धोखा और चोट मिली है उस पर मरहम लगाने का काम भी तुम ही करो, और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम दोनों की इस रिश्ते में तीसरे किसी की दखलंदाजी ठीक नहीं होगी। तुम दोनों को ही अपना महत्व एक दूसरे के जीवन में समझना और समझाना होगा। निधि आज रात अपने कमरे में नहीं जाना चाहती थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो इतना कुछ बताने के बाद कार्तिक का सामना करने की हिम्मत जुटा पाए। उसकी मनस्थिति यशोदा जी भली भांति समझ रही थी। इसीलिए जब निधि ने यशोदा जी के पास सोने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने किसी भी तरह का सवाल जवाब नहीं किया। दूसरी तरफ कार्तिक भी कमरे में चहलकदमी करते हुए अपने बेचैन मन को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उनके हाव भाव से लग रहा था कि उनके अंदर एक अजीब सी कसमकस चल रही थी। दोनों भले ही अलग अलग कमरे में सोए थे, लेकिन एक दूसरे की बातों को सोचकर, एक दूसरे के बारे में सोचकर बेचैन हो रहे थे। दोनों को इस बात की चिंता थी कि आगे हमारे जीवन में क्या होने वाला है। सुबह कार्तिक रोज की तरह शांत नज़र आ रहे थे। ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाते हैं। निधि, जो उनके सामने नहीं आना चाहती थी, उनके ऑफिस चले जाने के बाद कमरे में जाकर कमरे की हालत ठीक कर रही थी। तभी कमरे में वापस कार्तिक के पैरों की आहट सुनकर वो सहम जाती है। उसे लग रहा था कार्तिक ऑफिस के लिए चले गए होंगे, इसीलिए वो कमरे में आई थी। लेकिन अचानक से कार्तिक को कमरे में देखकर उसकी सांसें तेज चलने लगी। निधि को कमरे में देखकर थोड़ी देर के लिए कार्तिक भी ठिठक जाते हैं, लेकिन कदमों को आगे बढ़ाते हुए निधि के पास आकर कहते हैं, तुम्हें इस तरह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझसे इतना ही डर लगता है तो शादी की रात इतना बड़ा धोखा करने से पहले सोचा होता तो शायद आज हम दोनों को ये दिन नहीं देखना होता, बल्कि हम भी नॉर्मल कपल की तरह खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते। इसीलिए अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, और इस तरह से बार बार माँ को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते का खोखलापन माँ को तकलीफ़ पहुँचाए। भले ही कमरे के अंदर हम अजनबी हैं,
लेकिन कमरे के बाहर और समाज में हम पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में जुड़ चुके हैं। इसीलिए इस बात का आगे से ध्यान रखना कि किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में किसी भी तरह की दखल अंदाजी देने का मौका ना मिले, और इसका ध्यान हम दोनों को रखना होगा। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। लेकिन तुम दोनों बहनों ने जो मेरे जीवन के साथ मजाक किया है, उसे मैं भूल भी नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए इस वक्त मैं तुम्हें पत्नी के सारे हक देने का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा तुम्हारी सारी ज़रूरतें और तुम्हें सारे अधिकार दे सकूँ। बाकी समय पर छोड़ दो। जिन परिस्थितियों में हमारा रिश्ता जोड़ा गया है, हो सकता है आगे चलकर हम एक दूसरे को मन से स्वीकार कर लें। इस रिश्ते में इंतज़ार के अलावा हम दोनों के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। हमारे सामने टेबल पे रखी हुई एक फाइल उठाकर कार्तिक लंबे लंबे कदमों से कमरे से बाहर निकल जाते हैं। उनके चले जाने के बाद अब तक रुकी हुई अपनी सांसें निधि धीरे से छोड़ते हुए फिर से लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और मन ही मन कहती है कि आपने मुझे अपने जीवन में जगह दिया है, यही मेरे लिए बहुत है। आप जैसे सच्चे और अच्छे इंसान के साथ मैंने जो बुरा किया है, मैं निरंतर प्रयास करूंगी कि उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग सकूं। मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा जब आपकी माफ़ी मुझे मिल जाए। आपकी माफ़ी से अधिक मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे जीवन में आपकी खुशियाँ ज़्यादा महत्व रखती हैं, और ये प्रयत्न मैं जीवन भर करती रहूँगी कि मेरी वजह से आपको आगे कोई भी तकलीफ़ ना मिले। कार्तिक की बातों को सुनकर और उनके स्वभाव के बारे में जानकर निधि को इस बात का पूर्णतः यकीन हो गया था कि भले ही अपने साथ हुए धोखे के कारण इस समय कार्तिक उसे माफ़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम निधि को अपने जीवन से अलग भी नहीं कर रहे हैं। कार्तिक के साथ इतना रहकर निधि अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसने एक बहुत ही भले इंसान के दिल को ठेस पहुंचाया है, और इसके लिए उसका मन उसे धिक्कार रहा था। निधि के दिन की शुरुआत यशोदा जी की पूजा पाठ की तैयारी, परिवार के खान पान का ध्यान रखना, इस वक्त निधि की सबसे अधिक ज़रूरत यशोदा जी को ही थी। निधि माँ की तरह उनकी सेवा कर रही थी, जिसे कार्तिक भी नोटिस कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपने दिल को यकीन दिलाना मुश्किल हो रहा था कि ये वही लड़की है जिसने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा धोखा दिया है। आज रात को निधि जब सारे काम काज समेटने के बाद कमरे में आई तो कार्तिक लैपटॉप पे ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। वो अधिकतर कमरे में तभी आना चाहती थी जब कार्तिक सो गए हों, कार्तिक को फेस ना करना पड़े, इसीलिए वो ऐसा करती थी। आज कार्तिक को यूं जगा हुआ देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बिस्तर पर जाकर कैसे सोए। इसीलिए दबे कदमों से चुपचाप बिस्तर के किनारे से तकिया और चादर लेकर सोफे की तरफ आगे बढ़ जाती है। उसे इस तरह करता हुआ कार्तिक भी कनखियों से देखते हैं, लेकिन चुपचाप अपने काम में बिजी रहते हैं। निधि थके होने के कारण सोफे पे बार बार करवट बदलते हुए सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद लाइट जलने की वजह से सो नहीं पा रही थी और कार्तिक से लाइट बुझाने के लिए नहीं कह सकती थी। निधि को इस तरह बार बार करवट बदलते हुए देखकर कार्तिक खुद से ही लाइट बंद कर देते हैं, जिसे देख निधि को राहत मिलती है और वो सो जाती है। कार्तिक काफ़ी रात तक लैपटॉप पे काम कर रहे। जब उन्हें लगा कि अब काफ़ी देर हो चुकी है तो सोने जाने से पहले एक बार उन्होंने निधि की तरफ पलट कर देखा। शायद एसी का टेम्परेचर कम होने के कारण निधि को ठंड लग रही थी। वो सोफे पे अपने आप को सिकोड़ कर सो रही थी। कार्तिक बेड पे पड़ा हुआ कंबल ले जाकर निधि को उठाते हैं और एसी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और फिर चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट जाते हैं। थोड़ी देर तक निधि के बारे में सोचते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह नींद खुलने पर कार्तिक द्वारा निधि को उठाया गया कंबल कार्तिक के ऊपर था। निधि कमरे में नहीं थी, लेकिन कार्तिक समझ गए कि ज़रूर ये कंबल निधि ने ही उन्हें उठाया होगा। कार्तिक सुबह उठकर तैयार होकर नीचे नाश्ते की टेबल पर आते हैं। निधि टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। नाश्ता लगाने के बाद निधि वहाँ से हट जाती है। आज न जाने क्यों
निधि का कार्तिक के आने के बाद उनके सामने से हट जाना कार्तिक को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन खुलकर वो कुछ कह नहीं सकते थे। इसीलिए चुपचाप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कार्तिक के चले जाने पर निधि कमरे में जाकर कमरा ठीक करती है और फिर अपनी डायरी लेकर उसमें अपने आज की दिनचर्या लिखने बैठ जाती है। आज तक निधि के जीवन में इतना उतार चढ़ाव हो चुका था कि उसकी डायरी उसके दिनचर्या में शामिल हो चुकी थी। वो अपने मन की सारी बातें अपनी डायरी से शेयर करती थी, जिससे उसका मन भी हल्का हो जाता था। और खाली वक्त में उसे एक अच्छी सहेली भी मिल गई थी, जो चुपचाप उसके अच्छे बुरे सभी अनुभवों को सुनती थी। यशोदा जी ने तो पहले ही निधि को अपनी बहू मान लिया था, लेकिन अब परिवार के प्रति निष्ठा और अपनी सेवा, कार्तिक का ख्याल रखना, इन सब बातों को देखकर उनके मन को शांति मिल रही थी। भले ही धोखे से उन दोनों का रिश्ता जुड़ा था, लेकिन निधि कार्तिक के लिए वही जीवन संगिनी है, इस बात का उन्हें विश्वास था। निधि जब भी उनके पास होती हमेशा हंसती मुस्कुराती और उन्हें भी खुश रखा करती थी। उनके सारे काम सही समय पर करना ही उनके सभी काम सही समय पर करना और उनके खाने पीने और दवाइयों का विशेष ध्यान रखती थी। निधि के पग फेरे की रस्म करनी थी। यशोदा जी जब ये बात कार्तिक के सामने रखती हैं तो कार्तिक साफ साफ शब्दों में मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं वहाँ हरगिज नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर निधि जाना चाहती है तो मैं ऑफिस से गाड़ी भिजवा सकता हूँ। यशोदा जी मन महसूस कर रह जाती हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि कम से कम इन्हीं मौक़ों के बहाने कार्तिक और निधि की नज़दीकियाँ बढ़ें। दोनों एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर अपने रिश्ते को एक मौका दें। लेकिन कार्तिक वहाँ जाकर फिर से उस रात हुए अपने साथ धोखे को याद नहीं करना चाहते थे। शांति से जैसे जीवन चल रहा है उसे चलने देना चाहते थे। निधि ने कार्तिक और यशोदा की बात सुन ली थी। सच कहा जाए तो उनकी भी कोई दिली इच्छा नहीं थी अपने मायके जाने की, क्योंकि उस घर में वैसे भी वो अजनबी की तरह ही रहती थी। न पिता को उससे कोई लगाव था और माँ तो वैसे भी सौतेली थी। शाम को कार्तिक जब ऑफिस से लौट कर आते हैं तो यशोदा जी से पूछते हैं कि माँ, क्या निधि से आपकी बात हुई है? क्या वो मायके जाना चाहती है? यशोदा जी के मुंह से निधि के मना करने की बात सुनकर कार्तिक को निधि के लिए थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन इस मामले में वो निधि की कोई मदद नहीं कर सकते थे कि इसीलिए वो चुपचाप कमरे में चले जाते हैं। निधि कार्तिक को ऑफिस से आया हुआ देख उनके लिए चाय बनाकर उनके कमरे में पहुंचा देती है। कार्तिक अभी अभी फ्रेश होकर बाहर निकले थे, इसीलिए पानी की कुछ बूंदें ज़मीन पे गिरी हुई थी, जिन पर गलती से निधि का पैर पड़ता है और वो डिसबैलेंस होकर गिरने वाली होती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि वो ज़मीन पर गिरी नहीं है, बल्कि किसी की बाहों में सुरक्षित है। नज़रें उठाकर सामने देखती है तो कार्तिक ने उसे गिरने से बचा लिया था। कार्तिक की नज़दीकियों को महसूस करते हुए निधि जल्दी से अपने आप को संभाल लेती है और चाय के प्याले की तरफ इशारा करके बाहर जाने लगती है। कार्तिक निधि से पूछते हैं कि अगर तुम मायके जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे जाने की व्यवस्था करवा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं चल सकता। निधि वहाँ जाने से मना कर देती है। निधि की खामोशियाँ कार्तिक को बार बार सोचने पे मजबूर कर देती थी कि क्या सचमुच जो कुछ भी हुआ है उसमें निधि का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगले ही पल उनका गुस्सा उन पर हावी होकर उनकी सोच को पल भर में बदल देता है। दोनों एक दूसरे की अच्छाइयों को जान समझ रहे थे, लेकिन अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, सिवाय उनके रिश्ते के आगे बढ़ने के। दोनों ने अपने रिश्ते की डोर समय के भरोसे पे छोड़ दिया था। निधि ने अपने आप को घर के कामों और यशोदा जी के साथ उलझा रखा था और कार्तिक अपने ऑफिस के कामों में उलझे हुए थे। लेकिन फिर भी खाली वक्त में ऐसा भी होता था जब दोनों को अपने रिश्ते के खोखलेपन का एहसास होता था। दोनों मन ही मन सोचते हैं कि अगर वो नॉर्मल कपल होते तो उनका जीवन अधिक खुशहाल होता। निधि हर संभव कोशिश करती है कि उसकी वजह से
कार्तिक को फिर से कोई तकलीफ़ ना हो। कार्तिक भी भले ही जताते नहीं थे, लेकिन निधि की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन इस बीच पूर्वा लौट आई थी, जिसे मॉडलिंग पूर्वी लौट आई थी जो मॉडलिंग के लिए उसने अपनी शादी की रात भाग जाना उचित समझा। वो प्रपोजल उसके हाथ से निकल गया था। कुछ दिन तो मुंबई की सड़कों पे भटकती रही, फिर निराश होकर घर वापस लौट आई। घर आने पर घर में काफ़ी बवंडर मचा, लेकिन जैसे कि हर बार होता था, पूर्वी की माँ के इशारों पर ही घर चलता था। इसीलिए इस बार भी उन्होंने अपनी ऊट पटांग दलीलों और तिकड़मों के बलबूते पर घर का माहौल ठीक कर लिया था, लेकिन खुद पूर्वी को माफ़ नहीं किया था उसकी गलतियों की। उसके लिए उसे खूब लताड़ लगाई, क्योंकि उसकी वजह से एक बहुत ही भारी भरकम पूंजीपति दामाद उनके हाथ लगते लगते रह गया। इस बात का उन्हें अब तक अफसोस था। अगर पूर्वी ने गलती नहीं की होती तो आज निधि की जगह वो राज कर रही होती। पूर्वी की एक छोटी सी गलती के कारण आज पूर्वी की जगह निधि कार्तिक की धर्मपत्नी बनकर उस घर में राज कर रही है। अपनी माँ की लताड़ सुनकर पूर्वी को एहसास हो गया था कि उसने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर वो शादी की रात भागी नहीं होती तो कार्तिक जैसा पूंजीपति और नेक बंदा उसके जीवन का हिस्सा होता, और वो भी अपनी माँ की तरह राज कर रही होती। उसने अपनी बेवकूफ़ियों के कारण अपने हाथ से एक सुअवसर जाने दिया, लेकिन अभी भी कुछ खास नहीं बिगड़ा है। अपनी माँ द्वारा विरासत में मिली खूबसूरती और तिकड़मों के जरिए कार्तिक को अपना बना सकती है। वैसे भी वो बहुत ही नेक बंदा है। ऐसे बंदे बड़ी जल्दी फंस जाते हैं। आखिर कब तक अपनी माँ की उलाहनों और एहसानों तले दबकर अपनी जवानी बर्बाद करती रहेगी। वैसे भी कार्तिक काफ़ी हैंडसम और रिच फैमिली से हैं। अगर मैं उसके साथ जुड़ गई तो ज़िंदगी ऐसो आराम से कटेगी। फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बस मुझे कार्तिक के सामने थोड़ी रोने धोने की एक्टिंग करनी पड़ेगी और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी होगी। उसके बाद तो कार्तिक मेरे रूप के झांसे में आ ही जाएंगे, और ऐसे काम में तो मॉम भी मेरी मदद ज़रूर करेंगी, क्योंकि उन्हें आज भी अफसोस है इस बात का कि कार्तिक उनका जमाई नहीं बन पाया। पूर्वी ने अपने गलत मंसूबों को अंजाम देने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी अपनी माँ के साथ मिलकर। अब वो इस जुगाड़ में लगी हुई थी कि कैसे भी करके कार्तिक के घर में उसकी एंट्री हो जाए। उसके बाद का मामला वो खुद संभाल लेंगी। निधि का अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी पूर्ण रवैया और उसकी अच्छाइयाँ धीरे धीरे कार्तिक के मन में जगह बना रही थी, लेकिन अभी भी अपने मन के अंतर्द्वंद के कारण निधि के सामने खुलकर कोई बात नहीं कर पाते थे। और निधि को यही लगता था कि पूर्वी की जगह वो गलती से कार्तिक की ज़िंदगी में आ गई है। कार्तिक की पहली नज़र का पहला प्यार पूर्वी ही है। मैं वो जगह कभी हासिल नहीं कर सकती। दोनों अपने मन के अंतर्द्वंद के कारण एक दूसरे को खुलकर अपना नहीं पा रहे थे। कार्तिक के दोस्तों ने कार्तिक से शादी के बाद पार्टी ली, जिसमें कार्तिक को निधि के साथ शामिल होना था। कार्तिक ने पार्टी फार्म हाउस पे रखी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दोस्तों की पार्टी के शोरगुल में माँ को परेशानी हो। और वैसे भी ये टीनेजर लोगों की पार्टी थी। इसमें कार्तिक के कॉलेज के फ्रेंड अपनी अपनी पत्नियों के साथ आने वाले थे, जो निधि से मिलना चाहती थी। इसीलिए कार्तिक ने पार्टी फार्म हाउस में रखना ही उचित समझा। ये बात कार्तिक निधि से करने में झिझक रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पार्टी के बारे में निधि से कैसे बात करें, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने निधि को पत्नी होने का कोई अधिकार नहीं दिया था। फिर किस हक से रात की पार्टी में पत्नी के तौर पर अपने साथ दोस्तों की महफिल में लेकर जाते। इस पार्टी के लिए दोस्तों को भी मना नहीं कर पा रहे थे। उनसे क्या कहते कि जिसे ब्याह कर लाए हैं उसे अब तक पत्नी होने का अधिकार ही नहीं दिया है। आखिरकार अपनी मजबूरियों के चलते अपने मन को समझाते हुए उन्होंने पार्टी की बात निधि के सामने कह डाली। आगे जो भी फैसला निधि करेगी
ये उसके ऊपर छोड़ दिया। आज पहली बार कार्तिक ने निधि को पत्नी के तौर पर कहीं चलने के लिए कहा था। इस बात से निधि बहुत खुश थी। कहीं ना कहीं मन के कोने में उसे यकीन होने लगा था कि शायद अब कार्तिक उसे अपनी ज़िंदगी में वो स्थान देना चाहते हैं जिसकी वो हकदार है। निधि बहुत खुश थी। निधि की खुशी उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रही थी। उसे इतना खुश देखकर यशोदा जी को भी अच्छा लग रहा था। आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया कि क्या बात है बेटा, बहुत खुश लग रही हो। किसी किसी की नज़र ना लगे, ऐसे ही हमेशा खुश रहा करो। निधि ने कार्तिक की बात यशोदा जी को बता दी। यशोदा जी यही चाहती थी कि दोनों एक साथ कुछ पल अकेले में बिताएं, तभी एक दूसरे के प्यार को समझ पाएंगे। उन्होंने निधि को पार्टी के दिन के लिए अलग से गहने और कपड़े दिलवाए और पार्टी के दिन एक नई दुल्हन की तरह तैयार करवा कर पार्टी में भेज दिया। आज निधि बहुत ही प्यारी लग रही थी। लाल शिफॉन की साड़ी, गोल्डन बॉर्डर और उस पर उससे मैच करते हुए जेवर जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। कार्तिक की नज़र तो आज निधि के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। बड़ी मुश्किलों से दोस्तों की महफिल में बैठकर दोस्तों पर ध्यान दे पा रहे थे। निधि महिला मित्रों के साथ बैठकर उनकी गपशप में शामिल हो गई थी, लेकिन आज उसे भी इस बात का एहसास हो रहा था कि कार्तिक की निगाहें बार बार उसके ऊपर आकर टिक जा रही थी। कार्तिक की नज़रों का एहसास अपने ऊपर पाकर निधि अपने आप को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला समझने लगी थी। उसे इसी पल का तो इंतज़ार था कि कार्तिक कब उसे उसका सही स्थान देंगे। दोस्तों के साथ खाने पीने का दौर काफ़ी लंबा चला। जब तक सब पूरी तरह से थक कर चकनाचूर नहीं हो गए, तब तक वहाँ से हटने के लिए कोई तैयार नहीं था। आखिरकार अधिक समय हो जाने पर सभी पत्नियों ने अपने अपने पतियों को संभाला और जिनके घर नज़दीक थे वो तो घर लौट गए, लेकिन जो दूर से आए थे वो फार्म हाउस पर ही अपनी अपनी पत्नियों के साथ रुक गए। कार्तिक पर भी नशा छाने लगा था, इसीलिए दोस्तों के कहने पर निधि ने कार्तिक को सहारा देकर अपने कमरे में लेकर चली गई। कमरे में आकर कार्तिक नशे की ओवरडोज की वजह से बहकने लगे थे। अब तक अपने दिल में दबाए हुए जज्बात निधि के सामने खुलकर कह पा रहे थे। निधि भी उनके मन की भावनाओं को सुनकर उनके प्यार में सराबोर हो रही थी। आखिरकार इतने दिनों के इंतजार के बाद निधि को कार्तिक का प्यार मिल ही गया। सुबह नींद खुलने पर निधि बड़े प्यार से कार्तिक को निहार रही थी। रात को नशा अधिक हो जाने के कारण कार्तिक अब तक सो रहे थे। निधि ने नींबू पानी के साथ कार्तिक को जब जगाया तो रात की सारी बातें कार्तिक को धुंधली धुंधली याद आने लगी। नशे में होने के कारण कार्तिक ने निधि के साथ जो किया उस अपराध के लिए वो अपराध बोध में अपने आप को दोषी मान रहे थे, इसीलिए सर पकड़ कर बैठे हुए थे। जब निधि ने उनके सामने नींबू पानी का गिलास बढ़ाया तो गुस्से में आकर उन्होंने गिलास को दूर फेंक दिया, जिसके कारण निधि सहम गई और पीछे हट गई। उसे कार्तिक का ये नया रूप समझ में नहीं आ रहा था। इस वक्त कार्तिक गुस्से में थे, इसीलिए निधि ने कुछ पूछना भी उचित नहीं समझा। चुपचाप कार्तिक के साथ वापस घर लौट आई। पूरे रास्ते में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। इस बीच पूर्वी जुगाड़ में लगी हुई थी कि वो कैसे कार्तिक के घर में एंट्री करे। अपने रिश्ते की पूर्णता को पाकर निधि का चेहरा खिल उठा था, लेकिन नशे में होने के कारण निधि के साथ बनाए गए अपने वैवाहिक संबंध को कार्तिक अपनी गलती मान बैठे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने निधि के साथ बिना उनकी रजामंदी के अपने रिश्ते को आगे बढ़ाकर गलती कर दी है, और ये अपराध बोध उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में विवाह होने के बाद उनका रिश्ता इस प्रकार से हुआ था कि आज तक दोनों ने एक दूसरे के सामने अपनी भावनाओं को ठीक प्रकार से उजागर ही नहीं कर पाए थे। और फिर अचानक से इस तरह रिश्ते में आगे बढ़ना कार्तिक को नागवार लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने निधि की इच्छा जाने बिना नशे में अपने जज्बातों में बहक कर गलत कर दिया है। उसके लिए वो पूरी तरह से शर्मिंदा थे। निधि घर आकर फिर से यशोदा जी के साथ और परिवार के काम में व्यस्त हो गई, लेकिन कार्तिक अपने मन में बैठे
शर्मिंदगी के कारण निधि से और भी खिंचे खिंचे रहने लगी। निधि को इस बात का एहसास नहीं था कि कार्तिक के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि कार्तिक पहले भी निधि के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे और शांत ही रहते थे। इसीलिए निधि को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो पाया कि कार्तिक उस रात के अपने संबंध को अपनी गलती मान रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्वी अपनी योजनाओं को अंजाम देने की तैयारी कर रही थी। पूर्वी कार्तिक के घर में एंट्री करने की योजना तो बना रही थी, लेकिन इस काम में मदद के लिए उसे सौम्या जी का सहयोग चाहिए था, क्योंकि उसे डर था कि जो उसने किया है उसके लिए उसकी उस घर में घोर बेइज्जती करके उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए उस घर में उसकी एंट्री में थोड़ी मुश्किल है और उसके लिए सौम्या जी ही एकमात्र कड़ी हैं जो अपनी तिकड़मी बुद्धि के बल पर उसे उस घर में अंदर तक पहुंचा सकती हैं। पूर्वी जब अपनी योजना के बारे में सौम्या जी को बताती है तो पहले तो वो काफ़ी नाराज़ होती हैं, लेकिन फिर कार्तिक को एक बार फिर से अपने दामाद के रूप में पाने की इच्छा जागृत हो जाती है और वो पूर्वी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। निधि कार्तिक से बात करना चाहती थी, नॉर्मल कपल की तरह पति के साथ बात करने, हंसी मजाक करने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन कार्तिक का काम बात करना और उससे दूरी बना कर रखना उसे बार बार और असहज बना देता था। इन बातों को यशोदा जी महसूस कर पा रही थी। यशोदा जी बातों बातों में ही निधि से फार्म हाउस की रात क्या हुआ था जानने की कोशिश करती हैं। निधि भी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उस रात की सारी बातें यशोदा जी को बता देती है। ये जानकर यशोदा जी को खुशी होती है कि कार्तिक और निधि अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। एक दिन अचानक से सौम्या जी पूर्वी के साथ निधि से मिलने की योजना बनाकर कार्तिक के घर में एंट्री करती हैं। उस वक्त कार्तिक घर पर नहीं थे। यशोदा जी को पूर्वी का यूँ बेशर्मों की तरह घर में आना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपनी बहू के परिवार का अनादर भी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें उन लोगों का स्वागत करना पड़ रहा था। निधि ने अचानक से माँ और बहन का प्यार समझ नहीं आ रहा था, लेकिन विवाह के बाद अब कार्तिक के प्यार को पाकर उसके मन में किसी भी प्रकार की किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। इसीलिए वो माँ और बहन के साथ सामान्य व्यवहार कर रही थी। कार्तिक जब शाम को ऑफिस से लौटे तो अचानक से पूर्वी को सामने पाकर असहज हो गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि जीवन में फिर कभी पूर्वी से इस तरह से आमना सामना होगा। उन्होंने लगभग पूर्वी को भुला ही दिया था, लेकिन पूर्वी का यूँ सामने आना उन्हें परेशान कर रहा था। पूर्वी को भले ही शर्म ना हो, लेकिन कार्तिक को बात करने में हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। इस बात को पूर्वी भी भली भांत समझ रही थी। शायद इसीलिए वो कार्तिक की हिचकिचाहट को उनका गिल्ट बनाकर अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करने में लग चुकी थी। निधि कार्तिक की चाय लेकर कमरे में जा रही होती है तो पूर्वी सामने से आकर कहती है कि निधि, क्या मेरी गलतियों के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दोगी? मैंने इतने दिनों में अपनी गलतियों की काफ़ी सज़ा भुगत चुकी हूँ। मैं तुम सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ आई हूँ। पूर्वी के स्वभाव को निधि भली भांत जानती थी, लेकिन फिर भी उसका मन रखने के लिए कह दिया कि मैं आपसे कभी भी नाराज़ नहीं थी, इसीलिए माफ़ करने का सवाल ही नहीं होता। आपने जो किया वो आपकी मर्जी थी और जो मुझे करना पड़ा उसके लिए भी मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपने मेरे ऊपर एहसान ही किया है। क्योंकि कार्तिक जी जैसा हमसफ़र पाकर मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। निधि की मिठास भरी बातें इस वक्त पूर्वी के दिल पर नस्तर चुभोने का काम कर रही थी। पूर्वी निधि से बातें करते करते निधि के कमरे तक पहुँच चुकी थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि शायद निधि कमरे में आने के लिए कहेगी, लेकिन निधि कार्तिक के स्वभाव को जानती थी, इसीलिए कमरे के बाहर ही पूर्वी से कहा कि अब तुम नीचे चलो, मैं कार्तिक जी को चाय देकर वापस आ रही हूँ। निधि का इस तरह से कहना पूर्वी को बहुत ही नागवार गुजरा था।
लेकिन वो सामने से कुछ कह नहीं पा रही थी। इसीलिए मन महसूस कर किसी तरह से सीढ़ियों की तरफ बढ़ चली, लेकिन मन ही मन निधि को 1000 गालियाँ देते हुए कह रही थी कि आज जो मालकिन बनी फिर रही हूँ वो मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं शादी की रात कार्तिक को छोड़ कर नहीं जाती तो ये अधिकार मेरा होता। खैर कोई बात नहीं, जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकती, लेकिन अब इस घर में जिस मकसद के साथ आई हूँ उसे मैं अवश्य पूरा करूँगी और तुमसे अपना अधिकार वापस लेकर रहूँगी। देखती हूँ मेरी खूबसूरती के जाल से कब तक कार्तिक बाबू अपने आप को बचा सकते हैं। मुझे देखते ही किस तरह से बेचैन हो गए थे, जो मैंने उनकी आंखों में साफ साफ देखा है। बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर से बाहर का रास्ता दिखाऊंगी, फिर देखना किस तरह से तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा। जैसे मैंने पहले तुम्हारे पिता को अपना पिता बनाया और तुम्हें उनके प्यार से वंचित कर दिया, एक बार फिर वैसे ही तुम्हारे पति को अपना बनाकर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी। निधि को कमरे में चाय लेकर आया हुआ देखकर कार्तिक को फिर से फार्म हाउस वाली रात याद आने लगी। निधि के भोले और मासूम चेहरे को देखकर कार्तिक को अपनी गलती का फिर से एहसास हो रहा था। निधि चुपचाप चाय का कप सामने की टेबल पर रखकर कमरे में वापस जाने लगी तो कार्तिक ने आवाज़ देकर निधि को रोक लिया और सामने बिठाकर उसके पैरों के पास बैठकर उस रात की गलती के लिए निधि से माफ़ी मांगने लगे। अचानक से कार्तिक का बदलता हुआ व्यवहार और उस रात के समर्पण को अपनी गलती मानकर निधि को पूरी तरह से तोड़ देता है। इस वक्त कार्तिक की बातें निधि को टुकड़ों में विभाजित कर देती हैं। जिस रात के सुखद पल को वो अपने जीवन का नया अध्याय मानकर खुश हो रही थी, उसे कार्तिक अपनी गलती मान रहे थे। ये जानकर निधि का हृदय उसे धिक्कारने लगा कि उस रात को वो क्यों बहक गई, क्यों उसने नशे में कार्तिक के कमज़ोर पलों में पत्नी धर्म निभाते हुए उनका साथ दिया, क्यों उसने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि कार्तिक उसे अपनी जीवन संगिनी के रूप में पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने पूर्वी को पसंद किया था, वो तो धोखे से उनके जीवन में ज़बरदस्ती लाई गई थी। फिर उसने अपने आप को कार्तिक की पत्नी समझने की भूल कैसे कर दी। अब निधि को वहाँ एक पल रुकना भी गंवारा नहीं था, क्योंकि अगर वो उस कमरे में कार्तिक के सामने एक मिनट भी रुकती तो शायद अपने मन के अंदर उठ रहे बवंडर को संभाल नहीं पाती। इसीलिए दौड़ते हुए दूसरे कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके काफ़ी देर तक कार्तिक की बातों को याद करके रोती रही। पूरा दिन निकल गया, लेकिन निधि कमरे से बाहर नहीं आई। एक दो बार यशोदा जी ने बुलाया भी, लेकिन अंदर से ही सर दर्द का बहाना बनाकर बाहर आने से मना कर दिया। यशोदा जी ने भी सोचा कि दिन भर घर के कामों में लगी रहती है, इसीलिए इसी बहाने थोड़ा आराम कर लेगी, इसीलिए दोबारा डिस्टर्ब नहीं किया। शाम को कार्तिक के आने पे यशोदा जी ने कार्तिक को बुलाकर निधि की तबीयत खराब होने वाली बात और दिन भर कमरे में अपने आप को बंद रखने वाली बात बता दी। कार्तिक को मालूम था कि निधि इस वक्त किन हालातों से गुजर रही थी, इसीलिए औपचारिकता बस निधि के कमरे के दरवाजे के पास जाकर धीरे से आवाज़ लगाते हैं। लेकिन थोड़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो स्वयं ही हाथ बढ़ाकर दरवाजे को खोल देते हैं। दरवाज़ा अंदर से खुला था, इसीलिए अंदर आते हुए कार्तिक निधि को आवाज़ देते हैं, लेकिन निधि कमरे में दिखाई नहीं पड़ती है। तब तक कार्तिक के पीछे पीछे यशोदा जी, पूर्वी और सौम्या जी भी पहुंच जाती हैं। कमरे में निधि को न देखकर पूर्वी और सौम्या जी वहां का माजरा समझने की कोशिश करने लगती हैं। तभी पूर्वी की नज़र सामने टेबल पे रखे हुए लेटर पर पड़ती है। वो जल्दी से लेटर को अपने पीछे छिपाते हुए निधि को आवाज़ देकर ढूंढने की एक्टिंग करने लगती है। यशोदा जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि पल भर में ऐसा क्या हो गया कि निधि को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। आखिर वो बिना बताए कहाँ चली गई। ऐसी गैर जिम्मेदार व्यवहार की निधि से अपेक्षा नहीं थी। ऐसा क्या हुआ कि हमें बिना बताए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इस कहानी का नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों से ना छूटे। और आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक इस कहानी के सेकंड चैप्टर को नहीं पढ़ा है
तो उसका लिंक इसी कहानी के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग लिंक पर टैप करके पहले दूसरे भाग को ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने लगभग 5000 लोगों ने इस कहानी को यहाँ पर सुना है और वहाँ पर केवल 1700-1800 लोगों ने सुना है। तो इसीलिए मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोगों से ये कहानी छूट गई है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्सन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा।